हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। BEVAE 181 ये दोस्तों आपका इग्नू का एक सब्जेक्ट है जो कि MCQ बेस्ड रहता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और OMR शीट में आपको गोले भरने होते हैं। तो दिसंबर 2024 के लिए गेस पेपर मैं लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें आपको टाइम 2 घंटे मिलता है अटैम्प्ट करने के लिए। 50 नंबर का सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे पास होने के लिए आपको चाहिए 18 नंबर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन शहर है, क्योंकि शहर इंसानों के द्वारा बनाया गया, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट पूछा है, मानव के द्वारा बनाया गया पर्यावरण, ठीक है। दूसरा है पारसी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द है किसके द्वारा दिया गया। सर एजी टेंसले, सर एजी टेंसले के द्वारा पारसी तंत्र शब्द दिया गया। आगे चलते हैं, क्यों कौन सा एक जैविक घटक का उदाहरण है। जैविक घटक क्या होते हैं। किसी भी पारसी तंत्र में जो जीवित चीज़ें होती हैं उनको जैविक घटक कहते हैं, जैसे कि हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 4, संभावनावाद अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई। ल्यूसियन फेवरे के द्वारा। देखो संभावनावाद मानव और प्रकृति को के बीच जो संबंध होते हैं उनको बताने के लिए एक अवधारणा है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 ईस्वी में हुआ, किस शहर में हुआ था। दोस्तों ब्राज़ील का एक शहर था रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, सतत विकास पर रिपोर्ट 1987 ईस्वी का शीर्षक का नाम क्या था। सतत विकास पर जो रिपोर्ट लिखी गई ना 1987 ईस्वी में, उस रिपोर्ट का टाइटल शीर्षक का क्या नाम था। हमारा साझा भविष्य या फिर और कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की, यानी कि इस आयोग के जो चेयरमैन थे कौन थे। हॉलम ब्रंटलैंड, जिसमें सतत विकास पर बात की गई और एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उसका टाइटल अभी बताया, और कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। तो उस आयोग के अध्यक्ष थे हॉलम ब्रंटलैंड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा एक सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। गरीबी की समाप्ति, ये तो है दोस्तों, है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करना, ये नहीं है सतत विकास का लक्ष्य। और चौथा, देशों के बीच असमानता कम करने की, जो दो देशों के बीच में मतलब गरीबी और जो अमीरी है, ठीक है, उसकी खाई बढ़ती जा रही है, तो ये भी है, चौथा भी है। देखो सतत विकास के टोटल कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य है, और यूनिट नंबर 1 में बता रखा है, और एक सवाल आता ही आता है, वहाँ से देख लेना आप, ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं है, उनको रट लेना। 2015 में अपनाए गए थे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा, और कहा गया था कि आपको इन 17 लक्ष्यों को सन 2030 ईस्वी तक पाना है। आ रहा है समझ में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जीवमंडल का विस्तार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक है, यानी कि समुद्र तल, ओशन फ्लोर से बात करें अपन, सी लेवल से बात करें, ठीक है, तो कहाँ तक वायुमंडल में, आसमान में अगर बात करें तो कहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट करती है। 9000 मीटर तक, ये बार बार पूछा जाता है, 9000 मीटर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा जीव अपघटक का उदाहरण है, जो कि मरे हुए और सड़े गले पेड़ पौधों से अथवा कोई मरे हुए जीव से अपना खाना प्राप्त करते हैं, उनको अपघटक या डिकम्पोजर कहते हैं। केंचुआ यानी अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल है अपघटक का, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर ताज़ा जल जो फ्रेश वाटर है कितना प्रतिशत उपलब्ध है। 2.5%, 2.5% वो ताज़ा जल है। क्वेश्चन नंबर 12, भूमंडलीय कार्बन चक्र में कार्बन का प्रमुख स्रोत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा पीठ परते और भूरभूमि। पीठ परते और भूरभूमि में कार्बन पाया जाता है, कौन सा, वो भी भूमंडलीय कार्बन। क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, यानी कि दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है ना N2, उसको NH4 प्लस में बदलने के लिए कौन सा जो जीवाणु अथवा बैक्टीरिया वो मदद करता है। देखो नाइट्रोजन N2 को है ना सीधे है ना पेड़ पौधे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि N2 काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, टूटता नहीं, इसलिए इसका यौगिक बनाते हैं कुछ जीवाणु, और उस यौगिक को जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ NH4+, अमोनियम आयन, ठीक है। तो NH4+ को ये पेड़ पौधे ले लेते हैं उन जीवाणु की सहायता से, तो इनके नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है। तो कौन से ऐसे जीवाणु है, राइजोबियम भी सही है, नील हरित शैवाल भी है, और एजोडोबैक्टर, ये सब नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। फिर है सेलीय दृश्यांकन यानी कि रोकी आउटक्रॉपिंग किस अनुक्रम यानी कि सक्सेशन की विशेषता है। दोस्तों अनुक्रम क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, चट्टान धीरे धीरे टूटती है, ठीक है, लाखों करोड़ों सालों में मिट्टी होती है ना, और फिर पानी बरसात से वहाँ पर घास उगती है, फिर कुछ सालों के बाद में वहाँ पर छोटी झाड़ी बड़ी झाड़ी, छोटे पेड़ बड़े पेड़, फिर जंगल बन जाता है। इसी तरह से ये तो कहलाता आपका प्राथमिक अनुक्रम, है ना, प्राइमरी सक्सेशन। और फिर द्वितीयक अनुक्रम क्या होता है, मान लो उसी जंगल में आग लग गई, तो राख तो है ना, और राख के अंदर पोषक तत्व हैं, और फिर बहुत कम समय में
जो झाड़ियाँ और जो छोटे बड़े पेड़ पौधे वो खड़े हो जाएंगे, जंगल वापस से तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों प्राथमिक अनुक्रम में मैंने आपको बताया लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि चट्टान होती है, चट्टान में कुछ प्रक्रियाओं के कारण, अपक्षय प्रक्रियाओं के कारण, है ना, चट्टान में दरार उत्पन्न होती है, फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी है वो सतह पे ज़मीन पे आती है, वहाँ पर लाइकेन उगता है, लाइकेन से घास, घास से छोटी झाड़ी, बड़ी झाड़ी, ऐसे बनता है। तो याद रखना सेलीय दृश्यांकन यानी कि रोकी आउटक्रॉपिंग किस अनुक्रम में बनता है, ये प्राथमिक अनुक्रम में बनता है। आ रहा है दोस्त समझ में? वेरी गुड। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे वन जिनकी मृदा अथवा सोइल अम्लीय होती है तथा इनमें खनिजों की भी कमी होती है, तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा शंकुधारी। जो वृक्ष वन होते हैं ना, शंकुधारी वन, बोरियल वन भी कहते हैं शंकुधारी वनों को, इनकी मिट्टी अम्लीय होती है तथा इसमें कोई भी खनिज है, मतलब अगर मिलता भी बहुत कम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे वन जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा यहाँ कैमेलियन, एगेमिड, करेल, छिपकलियाँ, चींटीखोर यानी कि चींटी को खाने वाले एंट ईटर्स, उड़न गिलहरियाँ व स्लोथ जैसे जानवर पाए जाते हैं, तो ऐसे जंगल आपको बताने हैं। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है, यहाँ पर एक साल के अंदर बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है और कुछ जानवर पाए जाते हैं जो कि आपके सामने है, जैसे करेल, छिपकलियाँ, चींटीखोर, कैमेलियन, उड़न गिलहरियाँ, स्लोथ, ये सब उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कैलोटिस वर्सिकलर एवं यूरोमेस्टक हार्डविकाई ये छिपकलियों की प्रजातियां हैं, कोमा सफ़ेद रुम्पेड गिद्ध भारत के किस पारितंत्र में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय पारितंत्र में सब पाया जाता है, याद रखना। डेजर्ट वाले स्थान पे जैसे कि राजस्थान में सब पाया जाता है छिपकलियाँ और ये गिद्ध वगैरह, सफ़ेद रुम्पेड गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे जलीय जीव जो तली पंख के ऊपर निकले पदार्थों या जड़ जमा हुए पौधों के तनों और पत्तियों पर संलग्न अथवा चिपके रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परिपादप कहलाते हैं, पेरिफाइटन कहते हैं इसको। तो दोस्तों आपने कुछ जीवों को देखा होगा ना जो पानी में लगे हुए पौधों से चिपके रहते हैं, उनकी तने से, उनकी पत्तियों से चिपके रहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? जलीय जीवों को परिपादप कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है ना तो एक बढ़िया सा कमेंट करना और बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। समुद्री पारितंत्र में ऐसा क्षेत्र अथवा ऐसा जोन जहां तरंगों व ज्वार भाटों की प्रचंडता यानी कि ज्वार भाटे बहुत आते हैं, ऐसे समुद्र के क्षेत्र में जल स्तर में उतार चढ़ाव आता रहता है, तापमान, प्रकाश, लवणता, आर्द्रता परिवर्तनशील होती है। तो ऐसे समुद्री क्षेत्र को अपन वेलांचली या फिर लिटोरल जोन कहते हैं, जहाँ पे सब कुछ है वो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पता चला 1 घंटे बाद में 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तापमान, प्रकाश, लवणता, आर्द्रता, इन सब में उतार चढ़ाव आता रहता है और परिवर्तनशील होते हैं। तो वेलांचली क्षेत्र में होता है सब, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? आपको पता है नवीकरणीय संसाधन असीमित होते, बार बार बनाए जा सकते हैं, हवा इसका सही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 21, पादपों की पत्तियों से वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी पत्तियों से जो वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में जो पानी का लॉस होता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन यानी कि वेपोराइजेशन कहते हैं। उदर्वापातन पता है ना, ठोस सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाए, वो उदर्वापातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। वाष्पन आपको पता ही है, ठीक है। और वर्षण यानी कि वायुमंडलीय जल का किसी भी रूप में धरती पे आना, जैसे कि जो बरसात होती है वर्षण का एग्जाम्पल होती है। वाष्पन यानी कि किसी भी पदार्थ का लिक्विड में बदलना वाष्पन क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा कारण भूमि निम्नीकरण हेतु जिम्मेदार नहीं है? यानी कि जो जमीन का नुकसान होता है, जमीन की क्वालिटी में गिरावट आती है, लैंड डिग्रेडेशन, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फैक्टर? तो पहला है मानव बस्ती, सड़कों, रेल मार्गों का विकास के कारण तो दोस्तों भूमि निम्नीकरण हो रहा है, जमीन की क्वालिटी गिर रही है, ये तो नहीं होगा। वनोरोपण, ठीक है, ये भी नहीं होगा। औद्योगिकरण, ये भी नहीं होगा। वृक्ष लगाना, ठीक है, वृक्ष लगाने से तो भूमि निम्नीकरण रुकता है, तो भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार क्या नहीं है? वृक्ष लगाना। भाई इससे तो मिट्टी मजबूती होती है ना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा वनों के आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन इसमें सही है, वनों से टैनिन, गोंद, शहद, लकड़ी की प्राप्ति, ये बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24, देखो जंगल में रहने वाले जो जनजाति है ना, ट्राइब है, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, और जो अन्य वनवासी हैं उनके लिए उनके अधिकारों को बचाने के लिए एक एक्ट आया है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिकार अधिनियम, ये सन 2006 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 25, हमारी धरती पर कीट और सूक्ष्म जीवों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है, यह किस प्रकार की विविधता का उदाहरण है?
यानी कि हमारी धरती पे है ना बहुत ज़्यादा इंसेक्ट की स्पेसीज पाई जाती है और बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यहाँ पे तरह तरह के जानवर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो किस तरह की ये विविधता है? प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता इसका सही आंसर है। आनुवंशिक विविधता पता ना क्या होती है? जैसे कि जो चावल है और आम है, ठीक है, उनमें भी अलग अलग वैरायटी पाना, ये तो आनुवंशिक विविधता होती है। समझ में आ रहा है? आनुवंशिक विविधता एक ही प्रजाति में होती है, जबकि प्रजाति विविधता है अलग अलग प्रजातियों में होती है। क्वेश्चन नंबर 26, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य किस प्रकार के मूल्य हैं? ये अप्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि जंगल में जा रहे हो, लकड़ी तोड़ के ला रहे हो, ठीक है, ये तो हो जाएगा प्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य। और अप्रत्यक्ष यानी कि जंगल के अंदर मान लो तपस्या करने चले गए, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा अगर वहाँ पे संस्कृति फलती फूलती है, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की जैव विविधता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों बार बार आता है, इसको रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है, पता ही होगा आपको, है ना। एक तो हिमालय है, एक पश्चिमी घाट है, एक सुंडालैंड है और एक इंडो बर्मा क्षेत्र है। 4 हॉट स्पॉट है जहाँ पे जानवर और पेड़ पौधों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में 12 भूगर्भीय क्षेत्र, ये गलत है क्योंकि 10 भूगर्भीय क्षेत्र है, ना कि 12। और भारत कृष्ठ पौधों के उद्भव के 12 केंद्रों में से एक है, यानी कि जो काष्ठीय लकड़ियाँ होती है, इमारती लकड़ियाँ होती हैं, उनको कृष्ठ पौधा कहते हैं। भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानीय केंद्र हैं, ठीक है, जहाँ पे स्थानीय जो प्रजाति के जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, उनका अध्ययन किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 10 भूगर्भीय क्षेत्र है, ध्यान रखना, जैसे कि हिमालय है, पार हिमालय, शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, इस तरह से 10 भूगर्भीय क्षेत्र है भारत के। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऐसे स्रोत जो कि खत्म हो सकते हैं और लाखों करोड़ों सालों की प्रक्रियाओं के कारण के बाद में बनते हैं, जैसे कि कोयला है, परमाणु ऊर्जा है ना, तो परमाणु ऊर्जा परंपरागत स्रोत हो जाएगा। और बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये तो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है कहलाती है। जैव भौतिक धारण क्षमता, ध्यान रखना, मतलब पृथ्वी पर लिमिटेड ही लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे 50 खरब आदमी हो जाए, क्योंकि धरती पर संसाधन लिमिट है, ठीक है। भले कितना टेक्नोलॉजी है, कितना पैसा छाप ले इंसान, लेकिन पृथ्वी पर रहने के लिए एक लिमिटेड जो मात्रा है वही झेल सकती है नेचर, ठीक है। तो इसको कहते हैं जो भौतिक धारण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में तेल या जीवाश्म ईंधन फ्यूल्स, ठीक है, का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई फील्ड। बॉम्बे हाई फील्ड मैंने लगाया नहीं, आप लगा लेना, बॉम्बे हाई फील्ड, जहाँ पे तेल है सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, 2050 ईस्वी तक विकासशील देशों की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 8 अरब हो जाएगी। 8 अरब विकासशील देशों में 2050 तक पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 32, यात्री कबूतर का विलुप्त हो जाना किस प्रकार का विनाश है? प्रजातियों का चयनात्मक विनाश। ये अमेरिका में दोस्तों बहुत पाया जाता था, ठीक है, पैसेंजर पिजन, यात्री कबूतर उड़ता था ना, तो मतलब बहुत किलोमीटर तक ये दिखता था, लेकिन दोस्तों शिकार करके इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। ये प्रजातियों का सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन कहलाता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, ऐसी आक्रामक प्रजाति जिसके परागकणों, यानी कि जो फूल के ऊपर आते रहते हैं ना, उनको परागकण कहते हैं, से भी त्वचा में एलर्जी फैल जाती है। तो दोस्तों ये कांग्रेस खरपतवार एलियन स्पीसीज भी कहते हैं, जानते हो ना, आक्रामक प्रजाति। मान लो आप अमेरिका गए, वहाँ से मान लो कोई फूल का पौधा लेके आ गए, आपको बड़ा सुंदर लगा और आपने घर के अंदर लगा दिया। कुछ सालों बाद में दोस्तों वो जो पौधा था ना, वो बहुत जंगली पौधा बन जाएगा, मतलब आसपास के पौधों को ही मार देगा और खुद फूलता पनपता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी प्रजातियाँ जो कि बहुत एग्रेसिव रूप में फैलती है, दूसरे पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचा देती है, वो आक्रामक प्रजाति या एलियन स्पीसीज कहते हैं। तो ऐसी एलियन स्पीसीज पूछी है जिसके परागकणों से भी स्किन एलर्जी हो जाती है, कांग्रेस खरपतवार इसका एग्जाम्पल है। आगे है, टाइगर प्रोजेक्ट को कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। ब्लैक फुटेड फेरेट जानवर की संख्या किस संरक्षण विधि द्वारा बढ़ाई गई? दोस्तों कृत्रिम वेरिएशन के द्वारा ब्लैक फुटेड फेरेट जानवर है, इनकी संख्या बढ़ाई गई। इसके अलावा बीज बैंक, सीड बैंक किस प्रकार की संरक्षण तकनीक का उदाहरण है? बही स्थल। देखो XC2 टेक्निक या बही स्थल तकनीक में क्या करते हैं कि हम किसी भी जानवर को या किसी भी पेड़ पौधे को उसके प्राकृतिक आवास से हटा करके किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाकर उसका वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो तकनीक क्या कहलाती है? बही स्थल, है ना। तो बीज बैंक बही स्थल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 37, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN किस प्रकार का प्रदूषक है? तो ये द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। पता है ना, 3 प्रकार के प्रदूषक होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक जैसे कि परागकण, फूल का परागकण,
है ना। और प्राथमिक प्रदूषक जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। और जब बहुत सारे प्राथमिक प्रदूषक मिलकर के एक ऐसा प्रदूषक बनाते हैं जिसको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे जब प्राथमिक प्रदूषक मिल जाए ना, उसी को कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, ये कई प्राथमिक प्रदूषकों के मिलने की वजह से बना हुआ है, इसलिए इसको द्वितीयक प्रदूषक कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भोपाल गैस त्रासदी, त्रासदी यानी कि कांड अथवा ट्रेजेडी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी हुई। इसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी? दोस्तों यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट बार बार आता है, इस सवाल को रट लेना। क्वेश्चन नंबर 39, MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सर्वाधिक संभाव्य संख्या विधि में किस जीवाणु की संख्या अगर पानी के अंदर हो तो वह पानी हम गंदा मानते हैं और वो पीने लायक, यूज करने लायक नहीं बचता। दोस्तों ई कोलाई जीवाणु अगर पानी में ज़्यादा दिख जाए ना, तो वो पानी है वो गंदा माना जाता है। MPN विधि में ई कोलाई जीवाणु की संख्या अपन मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सी विधि अपशिष्ट न्यूनीकरण में शामिल नहीं है? लैंडफिल निस्तारण नहीं है, बाकी प्रक्रिया में परिवर्तन, अपशिष्ट सांद्रता, अपशिष्ट पृथक्करण। अपशिष्ट का मतलब कचरा। देखो प्रक्रिया में परिवर्तन का क्या मतलब, जैसे कि आपके सामने वेस्ट पड़ा हुआ है 100 किलो, ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया में परिवर्तन हम इस तरह से कर देंगे, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल्स है उसको पिघला करके, ठीक है, सड़क वगैरह बनाने में उसका यूज किया जा सकता है, ये प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। तो अपशिष्ट वो कम तो हो रहा ना, न्यूनीकरण का मतलब कम होना, तो वेस्ट को कैसे कम कर सकते हो। और ऐसे ही अपशिष्ट सांद्रता, जैसे कि 100 किलो इसको जला दो तो 10-20 किलो तो रह ही जाएगा। अपशिष्ट पृथक्करण जैसे कि सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग कर लेते हैं, है ना। लैंडफिल निस्तारण क्या होता है? भाई आपने ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदा, उसके अंदर कचरा दबा दिया, लेकिन वो कचरा कम तो नहीं हुआ ना, तो लैंडफिल निस्तारण नहीं, अपशिष्ट न्यूनीकरण में शामिल नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 ईस्वी में जापान के शहर में हुआ, किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, ध्यान रखना। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए संबंधित है। और ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों, है ना, ये आपके जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार रहती है, जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जलवाष्प आती है, मीथेन आती है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC कब बनाई? तो जून 2008 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई का क्या नाम है? डॉप्सन, ठीक है। जैसे कि आप दूरी को किलोमीटर में मापते हो ना, और पानी को, घी को लीटर में, तो वैसे ही ओजोन परत की जो मोटाई है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, हमें स्किन कैंसर नहीं होता। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का सहारा लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 44, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1988 में। ध्यान रखना यहाँ पे संशोधन पूछा है, 1988 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ईस्वी के बाद जनसंख्या वृद्धि में अधिक नाटकीय वृद्धि देखेगी, यहाँ पे 1800 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। अब आपको मिलान करना है, नीचे आपको 2 कॉलम दे रखे हैं, उचित मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, ये कुछ देखो लेफ्ट वाले कॉलम में पर्यावरणीय प्रभाव हैं, जैसे कि विष, और सामने लिखा हुआ श्रेणियाँ, मनोवैज्ञानिक, जैविक, शारीरिक, भौतिक, सामाजिक और रासायनिक। तो आपको कूट का मिलान करना है। तो दोस्तों पहले में 5वां हो जाएगा, यानी कि विष है मतलब जहर, वो क्या होता है? केमिकल तो होता है। तो पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? विष। और इस किस श्रेणी में आता है? ये रासायनिक की श्रेणी में आता है, विष रासायनिक में, ठीक है। और बी में हो जाएगा थर्ड, यानी कि ये जो विकिरण होती है शारीरिक अथवा भौतिक रूप से हमें प्रभाव डालती है, जैसे कि सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरण है, वो हमारे शरीर को डैमेज कर सकती है, तो शारीरिक से संबंधित हो गया। अब ऐसे ही सी में फर्स्ट, यानी कि तनाव जो है, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो हम लेते हैं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से संबंध होता है। सूक्ष्म जीव को आप जैविक श्रेणी में मिला दो आप। और उपेक्षा, ये तो उपेक्षा मतलब इग्नोरेंस, तो समाज में हमें मान लो कोई भाव नहीं दे रहा है, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं सारे, तो उपेक्षा वो सामाजिक श्रेणी से संबंध हो जाएगी। इस तरह से आप सही कूट का मिलान करके आ जाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करें। तो कॉलम ए में कुछ दर्शन लिखे हो, जैसे कि पश्चिमी दर्शन, मानव केंद्रितवाद, संरक्षक अथवा प्रबंधक, पारसिक स्त्रीवाद, जैव केंद्रितवाद और पर्यावरण केंद्रितवाद। दोस्तों यहाँ पे आपको सही कूट में लाना है, तो पहले में हो जाएगा ई, यानी कि पश्चिमी दर्शन क्या मानता है? पश्चिमी दर्शन मानता है प्रकृति मनुष्यों के लिए पराई और विरोधी थी, ये भला नहीं चाहती, यहाँ पे आपदाएं, भूकंप वगैरह आते रहते हैं, इंसान मरता रहता है, ये पश्चिम के लोग यानी कि यूरोप, अमेरिका के लोग मानते हैं। दूसरा है यहाँ पे, दूसरे में डी हो जाएगा, यानी कि मानव केंद्रितवाद।
मानव केंद्रितवाद क्या मानता है? ईश्वर ने मनुष्य की रचना अपने प्रतिबिंब यानी कि अपने रिफ्लेक्शन के रूप में की है। मानव केंद्रितवाद अवधारणा ऐसा मानती है। संरक्षक अथवा प्रबंधक में क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, प्रकृति के भाग विशेष के लिए दायित्व का प्रबल बोध, ये क्या कहलाता है? संरक्षक अथवा प्रबंधक की भूमिका कहलाती है। फिर पारिस्थितिकी स्त्रीवाद, यानी कि दोस्तों यह अवधारणा मानती है कि जो आदमी है ना, जो मर्द है, वही जिम्मेदार है प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो पारिस्थितिक स्त्रीवाद को आप मिला दो सी से, फोर्थ को सी से। सभी दर्शन पितृसत्तात्मक तंत्र से निकले हैं। फिर पांचवा दर्शन जैव केंद्रितवाद और पर्यावरण केंद्रितवाद, इसको आप बी से मिला दो। सभी सजीवों का महत्व है। जैव केंद्रितवाद क्या है? सभी सजीवों का महत्व है, यानी कि चाहे कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कुछ भी हो, पक्षी हो, सभी को यहाँ पे जीने का अधिकार है। आगे क्वेश्चन नंबर 48, संस्थागत नस्लवाद ने हानिकारक सुविधाओं को प्रभावित किया है और अनेक अश्वेत समुदायों यानी कि जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग होते हैं को बलिदान क्षेत्र बना दिया। यह है किस प्रकार की असमानता है? तो दोस्तों इसमें देखो असमानताएं तीन तरह की होती है, कार्यविधिक असमानता, भौगोलिक असमानता और सामाजिक असमानता। तो दोस्तों जहाँ कहीं पर भी आप ऐसा देखें नस्लवाद है ना, अश्वेत समुदाय और बलिदान क्षेत्र, तो इसमें लगा के आ जाना सामाजिक असमानता। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो सरकार है ना, गोरे, एक देश में गोरे लोग भी रहते हैं और कुछ काले लोग, मतलब स्किन टोन जिनका काला है, ठीक है। मैं यहाँ पे नस्लवाद को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है। दो स्किन टोन के लोग रहते हैं, एक तो श्वेत और एक अश्वेत, वाइट एंड ब्लैक पीपल, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सरकार मान लो गोरे लोगों के लिए अच्छे कानून नीतियाँ बनाए, तो नुकसान किसका होगा? अश्वेत समुदायों का होगा ना। वो फिर आंदोलन करेंगे, वो बहुत परेशान होंगे और उन्हीं का बलिदान होगा। मतलब बलिदान का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनको उनके अधिकार हैं वो छीने जाएंगे, ठीक है, वो अच्छे से नहीं जी पाएंगे। ये सामाजिक असमानता होती है। तो देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सामाजिक असमानता है, लगभग हर बार आता है ये असमानता, एक तो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 49, कॉलम कै को कॉलम ख से मिलाए। तो यहाँ पे कुछ धर्म है, उनकी मान्यताएं क्या है, ये दूसरे कॉलम में लिखी गई है। जैसे कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, सिख धर्म क्या मानता है? तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो कूट है, दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पहले में एफ, यानी कि जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म वो क्या मानता है? मनुष्य का उसके निजी जीवन पर भी कोई प्रभुत्व है, यानी कि उसका जोर नहीं चलता अपने जीवन पर भी। मनुष्य का तो जीवन ही नहीं है खुद का, प्रभुत्व यानी कि अधिकार। तो दूसरे में हो जाएगा ई, ठीक है। जैन धर्म क्या मानता है? हिंसा का जन्म क्रोध से होता है। जैन धर्म क्या मानता है? हिंसा का जन्म क्रोध से होता है। फिर आप लिखना थर्ड में ए, थर्ड में बौद्ध धर्म क्या मानता है? करुणा, सम्मान, सहनशीलता और अहिंसा। फोर्थ क्या मानता है? ईसाई धर्म, ठीक है। फोर्थ में आप लगा के आना, फोर्थ में बी, ईश्वर ने मनुष्य को ले जाकर अदन बगीचे में छोड़ दिया। अदन बगीचा मतलब बहुत सुंदर बगीचा, ये ईसाई धर्म मानता है। इस्लाम धर्म क्या मानता है? 5 को एफ से मिला दो, 5 को आप सी से मिला दो। इस्लाम धर्म क्या मानता है? पृथ्वी की संपदा सबकी संपत्ति है, यानी कि पृथ्वी पे जो भी कुछ है वो सबकी बराबर है संपत्ति। और सिख धर्म क्या मानता है? सिख धर्म ये मानता है दोस्तों व्यक्ति को ईश्वर की रचनाओं का सम्मान करना चाहिए, यानी कि भगवान नहीं दोस्तों, ये जो पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, ये सब बनाई है। तो ये सिख धर्म मानता है कि व्यक्ति को ईश्वर की रचना का सम्मान करना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? दोस्तों लखनऊ में स्थित है। और आई होप दोस्तों मैं आपको समझा पाया हूँ और आपने बहुत अच्छे से समझा है और आपका पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया है और मान लो कोई कमी भी आपको दिखी है, कोई वैल्यूबल सजेशन देना है, तो आप दे सकते हैं बेफिक्र होके। कमेंट लाइक ज़रूर करना दोस्त, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी, जो नीडी पर्सन है उन तक वीडियो पहुँचेगी। ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिदम है और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि और वीडियो में मैं आपके लिए इस तरह से बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच पीपल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।